हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ओजोन यानी O3। इसमें हम ओजोन के प्रिपरेशन मेथड और इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओजोन इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। एलोट्रोप्स कहते हैं एक ही एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। इट इज़ टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमोसफेयर एट सी लेवल। तो ओजोन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है और जो ओजोन होती है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है और इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि सी लेवल पर यानी एटमॉस्फेयर में इसको काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। एट है हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और लगभग 20 किलोमीटर की हाइट पर, अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर की हाइट पर जो ओजोन गैस होती है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ही बनती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जब सनलाइट की प्रेजेंस में आती है तो उससे ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये बनती कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है यानी O2 वो सनलाइट की प्रेजेंस में आती है और सनलाइट में आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, यूवी रेज होती हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं ये ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं, ऑक्सीजन को फ्री रेडिकल्स में तोड़ देती हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन को फ्री रेडिकल्स में तोड़ेगी। आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इसको तोड़ेगी तो इसका फ्री रेडिकल इससे जब बनेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन भी अपने ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इनके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। इस ऑक्सीजन ने क्या कर रखा था, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, इस ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे। तो ये ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींच लेगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास खींच गए, ये वाला ऑक्सीजन भी अपने दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, तो ये इसके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर रेडिकल्स बन गए सनलाइट की प्रेजेंस में। अब जो ये फ्री रेडिकल बने ऑक्सीजन के, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन पर जाकर अटैक करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और O3 बनाते हैं। ये रेडिकल बना। अब जो एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन होगी उस पर ये रेडिकल्स अटैक करेंगे, उसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद इसके साथ जाकर जुड़ जाएंगे और ओजोन गैस बना लेंगे। तो इस तरीके से ये ओजोन गैस बनती है, O3 गैस बनती है। सबसे पहले सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसने O2 पर अटैक किया, उसके रेडिकल्स बना दिए, रेडिकल्स बन गए। रेडिकल्स बनने के बाद जब जो ये रेडिकल है ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन है O2 है उसके साथ रिएक्ट करेगा और O3 गैस बना लेगा, ओजोन बना लेगा। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस बनती है। This ozone layer protects the Earth's surface from an excessive concentration of ultraviolet radiation। अब ओजोन का लेयर का काम क्या होता है, जो ओजोन लेयर होती है ये अर्थ के सरफेस को जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं उनसे बचाती हैं, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ के सरफेस पर आने से रोकती हैं। अब हम ओजोन के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लेते हैं। When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electrical discharge, conversion of oxygen to ozone 10% occurs। तो ओजोन बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की ड्राई स्ट्रीम को साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास किया जाता है। तो ऑक्सीजन को जब साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास किया जाएगा तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी और इस प्रोसेस में आपको याद रखना है सिर्फ 10% ओजोन ही बनती है। द प्रोडक्ट इज नाउन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, और इस जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए 3O2 ये ऑक्सीजन है, इसको क्या किया, इससे साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास किया गया। तो यहाँ पर जो ये 3O2 है ऑक्सीजन है ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही क्यों यूज़ किया गया। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक तो हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराता है,
साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इसमें होता क्या है, जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन किया जाता है, उसको लो मेंटेन किया जाएगा। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में वोल्टेज तो बढ़ जाएगी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते नॉर्मल तो उससे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता, लेकिन साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में सिर्फ वोल्टेज बढ़ेगी, टेम्परेचर वहां पर नहीं बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता तो टेम्परेचर बढ़ने से होता क्या, जो ये ओजोन है ये वापस से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि जो ओजोन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है रूम टेम्परेचर पर भी। यहाँ से क्या होता है, ये 3O2 है, ये इससे बना 2O3। अगर हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ना देते तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता। टेम्परेचर बढ़ने से जो ये 10% ओजोन बनी है ये वापस से फिर से O2 में यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती, वापस से ऑक्सीजन में बदल जाती। तो इस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं हो पाता। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देने से जो टेम्परेचर है उसको लो मेंटेन किया जाता है, जिससे ये O3 वापस से O2 में कन्वर्ट नहीं हो पाती। और इस प्रोसेस में जो ओजोन बनी इसको हम कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। और इसमें आपको याद रखना है जो ये एंथैल्पी है ये होती है +142 किलो जूल पर मोल। यानी ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। आपको पता है जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पर 3O2 से ओजोन बना, मॉलिक्यूल बना। जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें हीट निकलती है, हीट निकलती है तो उसकी एंथैल्पी नेगेटिव में होती है, यानी वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रोसेस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये आपको याद रखना है। इस प्रोसेस में जो ओजोन बन रही है वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब उसमें हीट निकलने के बजाय उल्टा हीट देनी पड़ रही है, इसलिए उसकी जो एंथैल्पी होती है वो प्लस में होती है। ये आपको याद रखना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन बनने का प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, it is necessary to use a silent electrical discharge in its preparation to prevent its decomposition। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन से जो ओजोन बन रही है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट देनी पड़ रही है। तो इसमें ओजोन के बनने का जो ये प्रोसेस है इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ किया जाता है, जिससे कि इसके डिकम्पोजिशन को रोका जा सके, यानी जो ये ओजोन बना ये वापस से डिकम्पोज होकर O2 में कन्वर्ट ना हो पाए। तो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्यों यूज़ किया जा रहा है, जिससे O3 के डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट किया जा सके। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। If concentration of ozone greater than 10% are required, a battery of ozonizers can be used and pure ozone boiling point 101.1 Kelvin can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen। तो अगर हमें जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो 10% से ज़्यादा चाहिए, ऊपर जो हमने मेथड पढ़ा उसमें ओजोन सिर्फ 10% बन रही है, 10% से ज़्यादा ओजोन अगर हमें बनानी है उसकी कंसंट्रेशन, तो इसमें हम ओजोनाइजर्स की एक बैटरी यूज़ करते हैं, यानी एक से ज़्यादा ओजोनाइजर्स को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये ओजोनाइजर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ओजोनाइजर को आपस में इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, यानी बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स हम यूज़ करते हैं, जिससे जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो हमें 10% से ज़्यादा मिल जाएगी। और प्योर ओजोन जो हमें मिलेगी जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 101.1 केल्विन होता है। तो इस प्रोसेस में जो प्योर ओजोन बनेगी उसको हम क्या करेंगे, ओजोनाइजर के पास एक वेसल रखेंगे और उसमें उसको हम कंडेंस्ड कर लेंगे। और जो ये ओजोन वेसल में कंडेंस्ड होगी इसके चारों तरफ लिक्विड ऑक्सीजन इसको सराउंड करके रखेगी। अब हम ओजोन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्योर ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड। जो प्योर ओजोन होती है अगर वो गैस की फॉर्म में है तो उसका कलर होगा पेल ब्लू, अगर वो लिक्विड है तो उसका कलर होगा डार्क ब्लू, अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए तो इसका कलर हो जाता है वायलेट ब्लैक। तो ये तीनों फॉर्म में इसका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है। ओजोन हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज़ हार्मलेस। However, if the concentration rises about 100 parts per million,
100 ppm breathing becomes uncomfortable resulting in headache and nausea। जो ओजोन होती है उसकी अपनी ही स्मेल होती है, और अगर ओजोन की कंसंट्रेशन स्मॉल क्वांटिटी में है, ओजोन की कंसंट्रेशन स्मॉल है, तो ये हार्मलेस होती है, ये ह्यूमन बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं करती। लेकिन अगर ओजोन की कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा कर दी जाए, ऊपर कर दी जाए, तो ब्रीथिंग क्या हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे कि सर में दर्द हो जाता है और जी मिचलाने लगता है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। Since its decomposition into oxygen result in the liberation of heat, delta H is negative and an increase in entropy, delta S is positive। जो ओजोन गैस होती है वो थर्मोडायनेमिकली भी अनस्टेबल होती है, किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले। यानी थर्मोडायनेमिकली अगर हम बात करें तो जो ओजोन होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ज़्यादा अनस्टेबल होती है। ऑक्सीजन स्टेबल होगी, ओजोन अनस्टेबल होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ओजोन डिकम्पोज होती है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, तो ओजोन जब टूटेगी ऑक्सीजन में, O3 से क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा और एक जो ये यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन है ये निकलेगी। तो ओजोन डिकम्पोज हुई ऑक्सीजन में, जिससे क्या होता है, हीट निकलती है, और जब हीट निकलेगी तो डेल्टा एच कैसी होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगी, यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो ये बन रहा है प्रोसेस, ओजोन टूटी, डिकम्पोज हुई, ऑक्सीजन बना, ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। इसमें जो डेल्टा एच होगी वो नेगेटिव होगी, यानी यहाँ पर क्या होगी, हीट निकलेगी। साथ ही साथ क्या होता है, एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। क्योंकि ओजोन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहां पर इनकी एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। These two effects reinforce each other, resulting in large negative Gibbs energy change delta G for its conversion into oxygen। और जो ये दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है तो हीट निकल रही है, दूसरा एंट्रोपी भी पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों इफेक्ट हैं, ये आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या करते हैं, गिब्स एनर्जी को लार्ज नेगेटिव कर देते हैं। गिब्स एनर्जी जो नेगेटिव होती है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे कि ये जो ओजोन हो जाती है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाती है ऑक्सीजन के मुकाबले। अब ये कैसे होता है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीजन क्या होगी, ओजोन में कन्वर्ट होगी, 3O2 से 2O3 बना। तो जो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रही है ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होगा, कितना, +142 किलोजूल पर मोल। अगर इसका हम उल्टा कर दें इस रिएक्शन को, यानी अब क्या करें, जो ओजोन है वो डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन बना रही है। अगर ओजोन डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन बना रही है तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोसेस में जो हीट है वो निकलती है। ये प्रोसेस होता है हमारा एक्सोथर्मिक। यहाँ पर ये रिएक्शन है तो पॉजिटिव, अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा कर दें तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा, तो 2O3 से यहाँ पर 3O2 बना, यानी ऑक्सीजन ओजोन डिकम्पोज हुई, टूटी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच होगा वो -142 किलोजूल पर मोल होगा, यानी ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक, ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक, ये हमने देखा। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ मैंने ऑक्सीजन लिखा, एक तरफ मैंने O3 लिखा गैस के रूप में। तो आपको पता है दोनों ही गैस हैं, तो इसकी ऑक्सीजन की एंट्रोपी भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और जो यहाँ पर ओजोन है उसकी एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगी। यहाँ पर सपोज करें मैंने मान लिया जो O2 की जो एंट्रोपी है वो मैंने 5 सपोज किया, ये सिर्फ मैंने सपोज किया है, माना है आपको समझाने के लिए। एंट्रोपी कितनी भी हो सकती है, तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन की जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव तो होती है, मैंने उसको 5 मान लिया। और जो ओजोन की एंट्रोपी है उसको भी मैंने 5 मान लिया, इसकी भी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, ये सिर्फ मैंने माना है समझाने के लिए। टेम्परेचर हम लेते हैं रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, ये भी रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन, ये सपोज किया। यहाँ पर जो O2 की जो डेल्टा एच होती है, ऑक्सीजन की जो डेल्टा एच होती है वो कितनी एंथैल्पी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। ऑक्सीजन बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसकी एंथैल्पी नेगेटिव में -142। और जो O3 है उसकी एंथैल्पी होगी +142, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है, ओजोन के बनने का प्रोसेस
एंडोथर्मिक, और जो ये ऑक्सीजन के बनने का प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक। तो एक्सो है तो माइनस में और एंडोथर्मिक है तो प्लस में। ये मैंने इसकी वैल्यू ले ली। अब आप देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी हम इससे कैलकुलेट करेंगे। गिब्स एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा, इधर भी मैंने O3 के लिए फॉर्मूला लिखा। और यहाँ पर O2 की डेल्टा जी एच कितनी है, माइनस के 142, माइनस टेम्परेचर कितना है 298, और डेल्टा एस कितना है 5 इंटू 5, ठीक है। माइनस के 142 और 298 और 5 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1490 माइनस के। तो यहाँ पर ये माइनस के 142 माइनस के 1490, इन दोनों को हमने जब किया ऐड तो कितना आया माइनस के 1632। इतनी वैल्यू आई डेल्टा जी की हमारे पास O2 के लिए। O3 के लिए डेल्टा जी निकालें तो डेल्टा एच कितना प्लस के 142, माइनस माइनस साइन लगा दिया हमने, टेम्परेचर 298, डेल्टा एस 5। तो 142 इंटू माइनस के 1490, माइनस के 1490 में से प्लस के 142 गए, कितना बचा माइनस के 1348। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं O2 के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू आई वो ज़्यादा नेगेटिव आई, O3 के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू आई वो कम नेगेटिव आई। और आपको पता है डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू होती है उतना ज़्यादा जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, यानी उतनी ज़्यादा रिएक्शन अपने आप होने लगती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो डेल्टा जी की वैल्यू है थर्मोडायनेमिकली वो ज़्यादा नेगेटिव है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बनने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, वो ज़्यादा होगा। अब जब ऑक्सीजन ज़्यादा तेज़ी से बनेगी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो O3 है वो ज़्यादा अनस्टेबल होगी। ओजोन जब ज़्यादा अनस्टेबल होगी तभी तो वो टूटकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन की जो वैल्यू आई वो कम नेगेटिव आई डेल्टा जी की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस रिएक्शन में जो ये ओजोन बन रही है ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ओजोन के मुकाबले इतना अनस्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, जिससे ओजोन जो बनेगा वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बनेगा, ये रिएक्शन इतनी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। जबकि जो ओजोन है उसकी डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो डेल्टा जी की वैल्यू आई वो हायर नेगेटिव आई, नेगेटिव में ज़्यादा आई। इसका मतलब ओजोन टूटेगा यहाँ पर जल्दी से, ये जो रिएक्शन है ये हाईली स्पॉन्टेनियस होगी और टूट कर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला जो O2 है उसकी डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है तो ये थोड़ा स्टेबल है, और O3 इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कम नेगेटिव है तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है यहाँ पर। तो थर्मोडायनेमिकली इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रियली सरप्राइजिंग देयरफॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव। तो इससे हमें पता लगता है अगर ओजोन की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो सकती है, क्योंकि ओजोन होती है हाईली अनस्टेबल। अब इसके हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन O3 से O2 प्लस ऑक्सीजन, इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं जो मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, यानी एक अकेला ऑक्सीजन, इसको हम कहेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। और जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको पता है जो ओजोन है वो हाईली अनस्टेबल है और वो आसानी से टूटकर, ओजोन आसानी से टूट जाती है O2 में और ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देती है। इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, इसके कारण जो ओजोन होती है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ओजोन क्या कर देती है, दूसरी स्पीसीज को आसानी से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है, उसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर इट ऑक्सीडाइजेज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट एंड आयोडाइड आयंस टू आयोडीन। जो ओजोन होती है वो आसानी से लेड सल्फाइड को यानी PbS को लेड सल्फेट में PbSO4 में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। साथ ही साथ ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए PbS ओजोन क्या करेगी, इसको ऑक्सीडाइज करेगी PbSO4 में और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलेगी। यहाँ पर आप देखिए PbS, यहाँ पर जो सल्फर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है यहाँ पर
+K2 और जो सल्फर है वो है यहाँ पर -K2। यहाँ से बना PbS से PbSO4। अगर हम यहाँ पर निकालें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो आएगी यहाँ पर +K6। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। -2 में थे सल्फर, -2 में थी, यहाँ पर +6 में आ गई, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इसका क्या हो गया? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। PbSO4 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पर आप देखिए PbSO4, यहाँ पर सल्फर को मान लिया हमने X, Pb की होती है +K2, ऑक्सीजन की होती है -K2 और 4 × -2 कितना होगा? -K8 = 0। X -K8 में से +K2 गए, -K6 = 0, X = -6 इधर आएगा तो +K6। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +K6। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है ओजोन के कारण। इसी तरीके से यहाँ पर 2I-, यहाँ पर क्या है? ये आयोडाइड है। इसको हम ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये ओजोन क्या कर देता है? इस आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए I-, इसके ऊपर कितना चार्ज था? नेगेटिव है तो -1 इसकी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। यहाँ पर I2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? 0। यहाँ पर इसके -1 थी, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 0 पर आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर आयोडाइड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये I- हमारे पास कहाँ से आई? ये KI से आ सकते हैं। जो फुल रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये 2KI है +KH2O +KO3। तो इसमें होता क्या है? यहाँ पर जो KI है इससे जो आयोडीन है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इससे I2 का क्या, आयोडाइड का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब यहाँ पर H2O है। H2O में आपको पता है H और OH होते हैं, ठीक है। और O3 में आपको पता है जो ओजोन है वो टूटता है O2 में और ऑक्सीजन में। ओजोन से हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन यहाँ पर देखिए, ओजोन से हमें क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। अब जो ये ओजोन का ऑक्सीजन होता है ये इस H के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन इस H के साथ जाकर जुड़ा, एक OH हमारे पास ये मिल गया, एक OH हमारे पास ये मिल गया। अब जो ये 2 OH होते हैं ये क्या करते हैं? आयोडीन को यहाँ से हटा देते हैं और पोटेशियम के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। तो 2 पोटेशियम है, 2 ही OH हैं, तो 2KOH हमारे पास बना। प्लस O3 से टूट कर क्या बन गया? ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर जुड़ गया, O2 यहाँ पर हमें मिल गया। तो फुल रिएक्शन इस तरीके से होती है। यहाँ पर ओजोन टूटा O2 और ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन जाकर जुड़ा वाटर के हाइड्रोजन के साथ, एक OH ये बन गया, एक OH ये बन गया। ये जो 2 OH है हमारे पास, ये 2 आयोडीन को यहाँ से निकाल देंगे और पोटेशियम के साथ जाकर जुड़ जाएंगे। जो यहाँ पर जो ये आयोडीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो O2 बची ये हमारे पास यहाँ पर बची। तो फुल रिएक्शन ये इस तरीके से होती है। यहाँ पर आयोडीन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। When ozone react with an excess of potassium iodide solution buffered with a borate sulfur buffer pH 9.2, iodine is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. This is a quantitative method for estimating ozone gas. ओजोन गैस को क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को जानने के लिए हम क्या करते हैं? ओजोन की रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बफर से। पोटेशियम आयोडाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको बफर किया जाता है बोरेट बफर के साथ, उसका बफर सॉल्यूशन बनाया जाता है बोरेट बफर के साथ, जिसका पीएच होता है 9.2। अब जब इसकी रिएक्शन हमने कराई तो इसमें जो आयोडीन गैस निकलती है उसको हम क्या करते हैं? उसका टाइट्रेशन कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो जब टाइट्रेशन कराने के बाद हमारे पास सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4, उससे हम पता लगा लेते हैं कि ओजोन गैस कितनी है। ये रिएक्शन किस तरीके से होती है पूरी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का हम सॉल्यूशन लेते हैं बोरेट बफर के साथ, उसका हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका पीएच 9.2 है, और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ। पोटेशियम आयोडाइड का जो बफर सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन हमने कराई ओजोन के साथ, और इसमें क्या निकलती है? I2 गैस निकलती है इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में जो I2 गैस निकली, I2 गैस लिबरेट हुई, इसका हम टाइट्रेशन कराते हैं Na2
Na2SO3 के साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। इस रिएक्शन में क्या होती है, Na2SO4 निकलता है। जो ये Na2SO4 बना, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम ओजोन की क्वांटिटी को हम एस्टिमेट करते हैं। इस रिएक्शन में Na2SO4 कितना बना, इसी से हम पता लगाते हैं ओजोन की क्वांटिटी कितनी है। सबसे हम क्या लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे बोरेट बफर के साथ, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम कराएंगे ओजोन के साथ। इस रिएक्शन में निकलेगी I2 गैस। I2 गैस निकली। I2 गैस का हम टाइट्रेशन कराएंगे Na2S2O3 के साथ। टाइट्रेशन हमने कराया तो Na2SO4 बना, जिससे हम क्वांटिटेटिवली O3 को एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ओजोन गैस कितनी थी। तो ये पुल रिएक्शन इस तरीके से होती है। Experiments have shown that nitrogen oxide, particularly nitrogen monoxide, combine very rapidly with ozone, and there is thus the possibility that nitrogen oxide emitted from the exhaust system of supersonic jet aeroplanes might be slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere. एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, यानी मेनली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ओजोन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और ओजोन के साथ कंबाइन होने के बाद वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। तो इसी के कारण ये माना जाता है कि जो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। वो नाइट्रोजन, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन एटमॉस्फेयर में गया, मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ये सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन एटमॉस्फेयर में गया। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद इसने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को एग्जॉस्ट किया। अब जो ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट हुआ, ये वहां पर ओजोन के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट करता है, और ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद NO2 और O2 बनाता है। अब जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की कंसंट्रेशन है, ओजोन लेयर है, वो धीरे धीरे घटने लगेगी, धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगी। तो देखिए अपर एटमॉस्फेयर में ये होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, NO2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, यानी ओजोन लेयर को ये धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट करता है। ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन ये कर रहा है। अनदर थ्रेट टू दिस ओजोन लेयर is probably posed by the use of freons which are used in aerosol sprays and as refrigerant। साथ ही साथ जो ओजोन लेयर को दूसरी चीज़ डिस्ट्रॉय कर रही है, वो होते हैं फ्रियोन्स, जो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्रियोन्स होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओजोन की स्ट्रक्चर की। The two oxygen bond length in the ozone molecule are identical 128 picometer and the molecule is angular expected with a bond angle of about 117 degree। जो दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड होती हैं ओजोन में, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है 128 पिकोमीटर, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 117 डिग्री होता है। इट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू मेन फॉर्म्स। जो ये ओजोन की स्ट्रक्चर होती है, ये दो फॉर्म्स की रेजोनेंस हाइब्रिड होती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसकी क्या क्या है, यहाँ पर देखिए। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। दूसरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करें, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना दें, जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन सकती हैं। कैसे बनी वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर O3 में हमारे पास क्या है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर ये 6 है। तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना, यानी डबल बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने डोनेट किए, ठीक है। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर बचे। अब बात आती है इस वाले ऑक्सीजन की। तो इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, यानी इनके बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम देता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है बॉन्ड बनाने के लिए। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिससे इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन ये, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरीके से इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है। यहाँ पर देखिए,
इस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए बॉन्ड बनाने के लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है। इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो कैसे? डबल बॉन्ड इनके बीच में ना बनाकर इनके बीच में बना दें। तो देखिए ये 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, डबल बॉन्ड इसके बीच में बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में बना। जब इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो इसके ऊपर तो वही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इनके बीच में बना तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसने क्या किया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डेड इससे लिए तो इसके पास बचे ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरीके से हम शो करते हैं इनके बीच में। यहाँ पर ये बॉन्ड और यहाँ पर ये इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गई। इसका मतलब क्या है, ये 2 स्ट्रक्चर बन सकती है। डबल बॉन्ड इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में बन सकता है, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी। तो यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड ये हम बना देते हैं। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनकी बन रही है, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ होती है ये दोनों ही बराबर होती हैं। ये भी 128 पिकोमीटर, ये भी 128 पिकोमीटर, ये एंगल 117 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल 117 डिग्री। यहाँ पर ये भी बॉन्ड लेंथ सेम, ये भी बॉन्ड लेंथ सेम। आप कहेंगे कि जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण ये भी बॉन्ड लेंथ सेम, ये भी बॉन्ड लेंथ सेम। अब बात करते हैं इसकी हम यूजेस की। इट इज़ यूज एज ए जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टेलाइजिंग वाटर। जो ओजोन होती है वो जर्म को मारने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के रूप में जर्म्स को किल करने के लिए, और वाटर को स्टेलाइज करने के लिए, वाटर को यानी वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल उनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ओजोन। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च एटसेट्रा। साथ ही साथ जो ओजोन होती है वो ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च इसको ब्लीच करने के लिए, ब्लीच करने का मतलब इसकी जो वाइट अपीयरेंस है उसको शाइन करने के लिए, इसको वाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और आपको पता है ओजोन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के मैन्युफैक्चर में उसको बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है।